क्लासेस में आपका स्वागत है। कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की जो चैप्टर 5 है, जो डील करता है अबैटमेंट से। इसमें सेक्शन 107 टू 120 है, लेकिन हम जो देखेंगे वो सेक्शन 107 से लेके सेक्शंस 116 तक। बाकी के सेक्शंस इजी हैं, इसलिए हम वीडियो को थोड़ा, ऑल्दो ये बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हम सेक्शन 120 तक करेंगे तो और ज़्यादा लंबा होगा। इसलिए सेक्शन 117 से लेकर 120 हम इसमें डील नहीं करेंगे। वो आप पढ़ेंगे तो वो बहुत ही ईजी है। अगर आपको 107 से लेके 116 तक समझ में आ गया तो 117 से लेके 120 तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसमें हम एक केस डिस्कस करेंगे, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको अबैटमेंट से लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी और ना ही आपको और कोई टेक्स्ट बुक रिफर करने की जरूरत पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें जब हम सेक्शन 107 देखते हैं तो ये सिर्फ अबैटमेंट डिफाइन करता है। मीन्स ये कोई पनिशमेंट डिफाइन नहीं, कोई ऑफेंस डिफाइन नहीं करता है। ये सिर्फ अबैटमेंट क्या होता है ये डिफाइन करता है। तो जो ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट है वो आपको दे रखा है सेक्शन 108 में, और जो पनिशमेंट दे रखे हैं वो 109, 114, 115 और 116 में दे रखा है। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। और 109 और 114 ये बात करता है जब ऑफेंस कमिट हुआ ड्यू टू अबैटमेंट, और 115 और 116 डील करता है वैसे कंडीशंस की जब अबैटमेंट तो हुई बट द ऑफेंस अबैटेड हैज नॉट बीन कमिटेड। 110 से लेके 113 जो है ये भी पनिशमेंट से रिलेटेड है, लेकिन वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है। वो क्या है हम आगे देखेंगे। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग 107 क्या बोलता है। तो 107 ये अबैटमेंट ऑफ थिंग डिफाइन करता है। मैंने पहले ही बताया कि ये अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस नहीं डिफाइन करता है। तो ये तीन तरह से किसी भी चीज को अबैट किया जा सकता है। पहला है इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। इंस्टिगेट मीन्स किसी को प्रोवोक करना या किसी को कोई काम करने के लिए उकसाना, वो इंस्टिगेशन कहलाता है। सेकंड है कि अगर कोई एक पर्सन बी के साथ मिलकर कोई कॉन्स्पिरेसी करके कोई काम करवाता है तो उसको हम लोग बाय कॉन्स्पिरेसी कहेंगे, अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी कहेंगे। तो एक बार सेक्शन 107 का रीडिंग देखिए। अबैटमेंट ऑफ ए थिंग, ये पर्सन अबैट्स द डूइंग ऑफ ए थिंग हु इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग और engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing। मीन्स ये और बी कॉन्स्पायर किए कोई एक काम करने के लिए। तो जब मैं यहाँ कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं कर रहा जो सेक्शन 120 में डिफाइंड है, हम यहाँ बात कर रहे हैं अबैटमेंट ऑफ थिंग बाय कॉन्स्पिरेसी। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये जो कॉन्स्पिरेसी जो है वो चैप्टर 5E में है। जब कॉन्स्पिरेसी का चैप्टर ऐड नहीं हुआ था तो कॉन्स्पिरेसी, द ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी वाज डेल्ट इन सेक्शन 107 सेकेंड डी। ठीक है, तो दो तरह बताया मैंने। पहला अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन, सेकेंड अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, और थर्ड जो है इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग। तो तीन तरह से अबैटमेंट होंगे। पहला इंस्टिगेशन, दूसरा कॉन्स्पिरेसी, तीसरा इंटेंशनली एडिंग। इंटेंशनली एडिंग में देखिए क्या है कि ए चाह रहा है कि वो बी को कोई हार्म पहुंचाए, इसमें सी इसको हेल्प करता है। सपोज कि कोई ये वेपन प्रोक्योर करने में हेल्प करता है या पॉइजन प्रोक्योर में करने में हेल्प करता है, तो ये इंटेंशनली एडिंग हुआ सो दैट ये कैन
A कैन इंजोर B। तो ये आपका एबेटमेंट ऑफ ए थिंग का डेफिनेशन हुआ। अगला जो है इसमें एक्सप्लेनेशन 1 है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन 1 बोलता है कि अगर जो ये इंस्टिगेशन होता है वो बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता है या बाय विलफुल कंसीलमेंट हो सकता है। एक इलस्ट्रेशन है आपका सेक्शन 107 के साथ। इसमें क्या है कि ये एक पब्लिक ऑफिसर है, इसके पास ऑर्डर है कि वो जेड को अरेस्ट करे, ठीक है। तो बी जो है वो क्या करता है, वो बोलता है कि सी के बारे में जानबूझकर कि सी जो है वो जेड है और ए से सी को अरेस्ट करवा देता है। तो ये हुआ एबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। नेक्स्ट जो है सेक्शन 108, ये बात करता है एबेटर की। इस सेक्शन में टोटल 5 एक्सप्लेनेशन है। पांचों एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो सेक्शन 107 है वो सिंपली डिफाइन करता है एबेटमेंट की, और सेक्शन 108 जो है ये एबेटर डिफाइन करता है कि कौन पर्सन है वो एबेटर कहलाएगा। तो इसमें देखिए कहता है कि ये पर्सन एबेट्स एन ऑफेंस हु एबेट्स either the commission of an offense or the commission of an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as the abater। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एबेट करता है बी को टू किल एक्स और ए एबेट करता है सी को टू किल जेड। अब इसमें देखिए अगर बी साउंड माइंड का है, मेजर है, मतलब हर तरह से कैपेबल टू कमिट ऑफेंस है और वो उसको ये इंस्टिगेट करता है टू किल एक्स, तो ऐसे में ये लायबल होगा एबेटमेंट ऑफ ऑफेंस के लिए। सेकंड कंडीशन है कि सी जो है या तो बिलो 7 इयर्स है या लुनाटिक है। तो ऐसे केस में सी अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो ये लायबल नहीं होगा। लेकिन इस केस में भी अगर ये इंस्टिगेट करता है सी को टू कमिट एन ऑफेंस तो ये विल बी लायबल फॉर एबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो यही आपका सेक्शन 108 में एबेटर का डेफिनेशन है। मतलब एबेटर ये पर्सन हु एबेट्स एन ऑफेंस, चाहे वो किसी पर्सन जो कि कैपेबल टू कमिट ऑफेंस हो उसको एबेट कर रहा हो या किसी ऐसे पर्सन को एबेट कर रहा है जो ऑफेंस कमिट करने के लिए ऑफेंस तो कमिट कर रहा है लेकिन उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशंस देखते हैं डिटेल में, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये प्री और मेंस दोनों में एक्सप्लेनेशन से सवाल आते हैं। तो पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो बोलता है कि द एबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट may amount to an offense although the abater may not himself be bound to do that act। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक यहाँ पे स्विमिंग पूल है और इस यहाँ पे एक लाइफ गार्ड जो है वो अपॉइंटेड है टू सेव पर्सन्स फ्रॉम ड्राउनिंग, ठीक है। अब कोई एक पर्सन ये है वो ड्यूटी मॉडल नहीं है कि किसी को डूबने से बचाए, लेकिन लाइफ गार्ड ड्यूटी बाउंड है टू सेव द पर्सन्स जो डूब गए हैं। तो ऐसे केस में ये अगर एबेट करता है, इंस्टिगेट करता है लाइफ गार्ड को या किसी भी जगह की भाई कोई अगर यहाँ डूब रहा है तो उसको मत बचाओ, तो ये एबेटमेंट हुआ। ऑल्दो ये की ड्यूटी नहीं है किसी को बचाना, लेकिन जिसकी ड्यूटी है उसको इंस्टिगेट कर रहा है कि भाई तुम मत बचाओ। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन 1 है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 2 देखिए। To constitute the offence of abatement, it is not necessary that the act abated should be committed or that
the effect requisite to constitute the offense should be called. इसका मतलब ये क्या हुआ कि सपोज ए ने बी को इंस्टिगेट किया टू किल सी, इंस्टिगेट किया और बी जो है वो काम किया ही नहीं, तो भी ये विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ एबेटमेंट। ये आपका एक्सप्लेनेशन 2 है, ठीक है। और पहला तो ये सिचुएशन हुआ। दूसरा सिचुएशन क्या हुआ कि ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि वो सी का मर्डर करे, बी ने इस पे अटैक भी किया जिससे सी प्रीवियसली इंजर्ड हुआ, लेकिन वो ट्रीटमेंट से रिकवर कर लिया, तो भी ये विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ एबेटमेंट ऑफ मर्डर। तो ये एक्सप्लेनेशन 2 था। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 3, it is not necessary that the person abated should be capable by law of committing an offense or that he should have the same guilty intention or knowledge as that of the abater or any guilty intention or knowledge। देखिए, ये जो एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 108 है, ये आप कह सकते हैं कि सेकेंड पार्ट ऑफ सेक्शन 108 का ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने अभी बताया कि ए सपोज बी को इंस्टिगेट कर रहा है कि वो सी का मर्डर करे, और बी जो है वो आइदर ए पर्सन बिलो 7 इयर्स है, तो 7 इयर्स का नीचे जो पर्सन है वो कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वो लायबल नहीं होता है, या ये लुनाटिक है, ठीक है। तो इसे सेक्शन 84 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ऐसे केस में क्या है कि भले बी कैपेबल टू नो द कंसिक्वेंस हो या ना हो, ये ने अगर बी को एबेट किया तो ये विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ एबेटमेंट। ये आपका एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 108 है। इसका इलस्ट्रेशन देखिए, जो मैंने अभी समझाया वही इलस्ट्रेशन है। ये विथ ए गिल्टी इंटेंशन एबेट्स ए चाइल्ड और ये लुनाटिक टू कमिट एन एक्ट व्हिच वुड बी एन ऑफेंस if committed by a person capable by law of committing an offense and having the same intention as A, here A whether the act be committed or not is guilty of abetting an offense। तो जो लास्ट मैंने बताया था कि ये लुनाटिक या पर्सन बिलो 7 इयर्स है, इसको इंस्टिगेट किया ए ने कि सी का मर्डर करे, तो चाहे बी ने सी का मर्डर किया हो या नहीं, ये विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ एबेटमेंट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, ये एक आप अगर आपको याद होगा सेक्शन 301 ऑफ आईपीसी जो ट्रांसफर ऑफ मेलिस की बात करता है, तो यहाँ पे जो अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया उसी एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है कि ए ने बी को इंस्टिगेट किया, जो चाइल्ड था बिलो 7 इयर्स, टू किल जेड, मतलब पॉइजन देना था, ठीक है। और इसके बाद सॉरी ये एग्जांपल प्रीवियस एग्जांपल की तरह था कि ये जेड को किल कर मारने के लिए देता है, तो वेदर ये बी जेड को मारता है या नहीं, ये विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ एबेटमेंट। इस इलस्ट्रेशन में ये बी को बोलता है कि एक घर में आग लगा दे, ठीक है, और बी जो होता है वो लुनेटिक होता है, तो बी को इसका कंसिक्वेंस नहीं पता है, तो बी तो लायबल नहीं होगा बाय लॉ, लेकिन ए विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ एबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। अगला इलस्ट्रेशन, इस इलस्ट्रेशन में क्या है कि ए का इंटेंशन है चोरी करना, वो बी को बोलता है कि जेड के पास कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि एक ज्वेल बॉक्स है, तो ये जो है वो बी को बोलता है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये बिलोंग्स टू ए होता है, इसलिए तुम बी से लाके मुझे दे दो। तो बी जो है वो गुड फेथ में ये प्रॉपर्टी लाके ए को दे देता है। तो जब ये गुड फेथ में किया, इसका कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था, तो ऐसे में बी विल बी नॉट लायबल फॉर थेफ्ट, बट ये विल बी लायबल फॉर द एबेटमेंट ऑफ थेफ्ट। अब देखिए एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 108।
ये बात करता है कि द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। नहीं समझ में आया होगा, मैं समझाता हूँ। ये अबेट करता है बी को कि बी अबेट करे सी को टू किल जेड। मतलब ये बोलता है बी को कि सी को इंस्टिगेट करो, जेड को मारे, राइट। तो ये किस लिए लायबल होगा? तो ये लायबल होगा अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। ठीक है, मतलब बी एक ऑफेंस को एबेट कर रहा है और उस एबेटमेंट को ए एबेट कर रहा है। तो यही आपका एक्सप्लेनेशन 4 है। देखिए एग्जांपल जो दिया मैंने वो इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं इसका। ये इंस्टिगेट बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड। बी accordingly instigates C to murder Z, and Z commits that offense in consequence of B's instigation. B is liable to be punished for his offense with the punishment for murder, and as he instigated B to commit the offense, A is also liable to the same punishment. यानी कि ये और B दोनों liable होंगे for abatement of an offense. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 5 देखिए। इसमें क्या है, पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी दैट द अबेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट। इट इज सफिशिएंट इफ ही एंगेजेस इन द कॉन्स्पिरेसी इन परसुएंस ऑफ व्हिच द ऑफेंस इज कमिटेड। मैं इसको इलस्ट्रेशन जो दे रखा है उसको मैं आपको समझाता हूं कि ये और बी मिलके एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं टू किल जेड। ठीक है, अब इसमें बी जो है वो जाके सी को बोलता है कि भाई तुम पॉइजन का इंतजाम करो, जेड को मारना है। और इस प्लान में एक और पर्सन शामिल है, वो ए का नाम नहीं लेता है, बी ए का नाम नहीं लेता है, सिर्फ सी को बोलता है कि एक और पर्सन शामिल है और हम दोनों जेड को मारना चाहते हैं, इसलिए पॉइजन लाके दो। तो सी जो है वो पॉइजन लाके देता है और ये जो है ये जेड को पॉइजन एडमिनिस्टर करता है। तो इसमें जो है वो ए बी और सी तीनों लायबल होंगे फॉर एबेटमेंट ऑफ ऑफेंस बाय कॉन्स्पिरेसी, और ये लायबल होंगे अंडर सेक्शन 108। तो ये पांचों एक्सप्लेनेशन थे सेक्शन 108 के। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 108 का ए, एबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज ये बी को बोलता है कि वो जेड का मर्डर कर दे। जेड जो आउटसाइड इंडिया रह रहा है, सपोज ये बांग्लादेश हो, यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन है इसमें गोवा वर्ड यूज हुआ है। ये जो आईपीसी है वो 1860 का है। उस समय गोवा एक पोर्तुगीज कॉलोनी थी, तो इसलिए यहाँ गोवा है, गोवा होगा नहीं यहाँ पे के संदर्भ में। तो अगर ये बी को इंस्टिगेट करता है कि जेड का मर्डर करे जो बांग्लादेश में रह रहा है, तो ये भी एक एबेटमेंट होगा। और ये और बी जो ये कंस्पायर कर रहे हैं ये विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट जो सेक्शन है 109, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है पनिशमेंट फॉर एबेटमेंट की। तो देखिए, अगर ये एक सिंपल सी बात बोलता है कि अगर ए ने बी को एबेट किया और कि एक कोई ऑफेंस कमिट करे और बी ने वो ऑफेंस कमिट कर दिया और उस एबेटमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं दे रखा है, तो जो ऑफेंस कमिट किया गया है वही पनिशमेंट एबेटमेंट के लिए भी होगा। आइए सेक्शन पढ़ते हैं। Whoever abets any offense shall
if the act abated is committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with the punishment provided for the offense. इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज नहीं, आप अबेटमेंट ऑफ मर्डर अलग से डिफाइंड नहीं है, ठीक है, इसका पनिशमेंट भी डिफाइंड नहीं है। तो ऐसे केस में अगर कोई ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट ऑफ मर्डर होता है तो उसका पनिशमेंट वही होगा जो मर्डर का पनिशमेंट होगा। यही सेक्शन 109 बोलता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट when it is committed in consequence of the instigation or in pursuance of the conspiracy or with the aid which constitute the abatement। तो ये एक्सप्लेनेशन बोलता है कि अगर इंस्टिगेशन या कॉन्स्पिरेसी या इंटेंशनल एड से कोई ऑफेंस कमिट किया गया तो ये माना जाएगा कि वो कंसिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट के द्वारा कमिट किया गया है। इसके बाद इसके इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा सेक्शन 107 को लेके। वो क्या है, एक देखिए, मैं यहाँ 107 के फर्स्टली, सेकेंडली और थर्डली ये तीन चीजें देख रहे हैं। इसमें फर्स्टली में ये बात करता है इंस्टिगेशन की, दूसरा बात करता है कॉन्स्पिरेसी की, और तीसरा बात करता है इंटेंशनल एड की, इंटेंशनल एडिंग की। इसके बाद इस टेबल को आप इनफैक्ट आप अपने नोटबुक में इसे नोट कर लीजिएगा, ये आपको बहुत ही काम आएगा। थोड़े मेरे लाइंस स्ट्रेट नहीं हो रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। तो ये मोड ऑफ एबेटमेंट हुए। अब इसमें कोई एक्ट यानी ओवर्ट एक्ट जरूरी है या नहीं, उसका कॉलम है। और तीसरा, फाइनल ऑफेंस कमिटेड होना चाहिए या नहीं। तो इंस्टिगेशन में ना ओवर्ट एक्ट की जरूरत है, ना फाइनल कमीशन ऑफ फाइनल ऑफेंस की जरूरत है। कॉन्स्पिरेसी में कुछ प्रिपरेटरी एक्ट जरूरी है, इसलिए इसमें ओवर्ट एक्ट जरूरी है, फाइनल ऑफेंस होना जरूरी नहीं है। लेकिन इंटेंशनल एडिंग में ओवर्ट एक्ट भी जरूरी है और फाइनल ऑफेंस का कमिट होना भी जरूरी है। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत रिसर्च के बाद तैयार हुआ है। इससे आप अपने नोटबुक में टेबल बना लें और ध्यान रखें। तो आइए अब देखते हैं सेक्शन 109 के इलस्ट्रेशंस। तो पहला इलस्ट्रेशन है कि अगर सपोज ये एक पर्सन है जो बी को ब्राइब करता है, बी एक पब्लिक ऑफिसर है, टू शो सम फेवर, तो भले बी वो काम किया या नहीं किया, ये हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ। हम लोग सेक्शन 109 की बात कर रहे हैं और 109 जो पनिशमेंट होता है जब ऑफेंस अबेटेड कमिट होता है, इसलिए मैं इलस्ट्रेशन को फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ए ने बी को, जो बी एक पब्लिक सर्वेंट है, इसको ब्राइब ऑफर किया टू शो सम फेवर, और बी ने वो ब्राइब ऑफर कर लिया कि ठीक है मैं तुम्हें फेवर दूंगा। तो ऐसे में ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट कमिट हो गया और ये विल बी लायबल अंडर सेक्शन 109। दूसरा है, ये इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस, बी इन कंसिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन कमिट्स दैट ऑफेंस, ये इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस एंड इज लायबल टू द सेम पनिशमेंट। ये ने बी को बोला कि फॉल्स एविडेंस दे दो, बी ने किया, तो ये विल बी लायबल फॉर द अबेटमेंट ऑफ दैट ऑफेंस। इलस्ट्रेशन सी, A and B conspire to poison Jade. A, in pursuance of the conspiracy, procures the poison and delivers it to B in order that he may administer it to Jade. B, in pursuance of the conspiracy, administers the poison to Jade in A's absence and thereby causes Jade death.
Here B is guilty of murder, A is guilty of abetting the offense by conspiracy and is liable to the punishment for murder. मतलब A और B ने कॉन्स्पिरेसी की और ये जो है ये पॉइजन लेके आया और बी जो है ये पॉइजन लेके जेड को दे दिया। जेड की डेथ हो गई तो बी विल बी लायबल फॉर मर्डर और ये विल बी लायबल फॉर अबेटिंग द ऑफेंस ऑफ मर्डर। नेक्स्ट आइए देखते हैं सेक्शन 114। मैं 109 के बाद सेक्शन 114 डील कर रहा हूं। इसके पीछे रीजन है क्योंकि ये दोनों सेक्शंस डील करते हैं जब एबेटेड ऑफेंस कमिट हो जाता है तब पनिशमेंट क्या होगी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है और ये डिफरेंस आपको बताया गया है एक जजमेंट में, कुलवंत सिंह एलियास कुलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2007 वॉल्यूम 15 SCC 670। तो डिफरेंस क्या है वो मैं बताऊंगा, पहले एक बार 114 देख लीजिए। एबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। तो देखिए 109 में क्या था कि ऑफेंस ए ने बी को एबेट किया, बी ने ऑफेंस कमिट किया, चाहे वो देन एंड देयर किया हो या बाद में किया हो, तो ये जो ऑफेंस पनिशेबल होगा ये 109 में होगा। 114 में क्या होगा कि ए ने बी को एबेट किया, इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, ठीक है, और इसके बाद इस पॉइंट पे ऑफेंस कमिट होना था तो यहां ए भी पहुंचा और बी भी पहुंचा और बी ने ऑफेंस कमिट कर दिया। सपोज जेड को मारना था तो बी ने जेड को मार दिया और इस जगह पे ए और बी दोनों प्रेजेंट थे, तो ऐसे में ये लायबल होगा अंडर सेक्शन 114 और ये इस इन द सेम मैनर कि ए ने जेड का मर्डर किया, ऑल्दो किया है बी ने और ए ने इस ऑफेंस को एबेट किया है, लेकिन अगर दोनों अलग होके फिर से साथ आ गए तो ये कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी होगी ए की कि उसने बी के साथ मिलकर जेड का मर्डर किया है, यानी कि ये कुछ हद तक सेक्शन 34 से मिलता जुलता है, लेकिन सेक्शन 34 और सेक्शन 114 में कुछ डिफरेंसेस है वो मैं बताऊंगा। तो पहले तो आप 114 समझ गए होंगे कि ए ने बी को इंस्टिगेट किया, दोनों अलग अलग हो गए और जब बी को इंस्टिगेट किया गया था जेड को किल करने के लिए, तो जब बी जेड को किल करने के लिए पहुंचा उस समय ए भी पहुंचा, तो ये और बी ने जेड को किल कर दिया, तो ऐसे केस में ये लायबल होगा कि उसने भी बी के साथ मिलकर जेड को मारा है। देखिए डिफरेंस क्या है 114 और सेक्शन 34 में। तो सेक्शन 114 में मेयर प्रेजेंस ऑफ एबेटर सफिशिएंट है, वही मैंने बताया कि ए एंड बी ने मिलकर ए ने बी को इंस्टिगेट किया टू किल जेड, दोनों अलग हो गए, अलग अलग रास्ते से जहां ऑफेंस कमिट होना था वहां पहुंचे, तो यहाँ पे मेयर अब्सेंस ऑफ ए विल कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ एबेटमेंट और ये लायबल होगा अंडर सेक्शन 114। मेयर प्रेजेंस, इस बात पे मैं बार बार स्ट्रेस डाल रहा हूँ कि मेयर प्रेजेंस सफिशिएंट है, ये भले कुछ एक्ट किया हो ना किया हो, लेकिन वही अगर सेक्शन 13 की अट्रैक्टिबिलिटी की बात करें तो इसके लिए 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहला कि देयर शुड बी ए कॉमन इंटेंशन और सेकेंड वो ऑफेंस जो कमिट होगा वो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन होगा और तीसरा एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस जो दोनों एक्यूज्ड को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, तब जाके सेक्शन 34 एप्लीकेबल होगा, लेकिन सेक्शन 114 में मेयर प्रेजेंस सफिशिएंट है। और डिफरेंस फिर सेक्शन 109 और 114 में क्या रहा, तो 114 में देन एंड देयर होगा और 109 में देन एंड देयर हो या एब्सेंस में हो, और 114 में दोनों एबेटर और द पर्सन एबेटेड दोनों अलग होकर फिर दोबारा मिलेंगे, तब 114 एट्रैक्ट होगा। अब जो नेक्स्ट 2 सेक्शंस हैं
115 और 116, ये दोनों मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा, मैं आपको फ्लो डायग्राम से बताता हूँ, समझने में आसानी होगी और उस फ्लो डायग्राम को आप अपने नोटबुक में बना लेंगे तो बहुत ही इजी रहेगा। देखिए, तो जैसा भी मैंने बताया 109 एंड 114 पनिशमेंट की बात करता है उन केसेस में जब एबेटेड ऑफेंस कमिट हुआ, लेकिन सेक्शन 115 और सेक्शन 116 बात करता है उन केसेस में पनिशमेंट की जब एबेटेड ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। तो आइए देखें, ऑफेंस जब नहीं कमिट हुआ वैसे केसेस में क्या होगा। तो अगर ग्रेव ऑफेंसेस हैं तो उसका पनिशमेंट सेक्शन 115 में होगा, और लेस ग्रेव ऑफेंस हैं तो उसका पनिशमेंट 116 में होगा। तो 115 में वैसे ऑफेंसेस आएंगे जो पनिशेबल विथ डेथ सेंटेंस है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। मतलब अगर कोई ऑफेंस जो पनिशेबल विथ डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो और उसका एबेटमेंट हुआ, लेकिन एबेटमेंट के बाद वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, तो वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 115 में। और दूसरे ऑफेंसेस जो पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट है बट एक्सेप्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और उन ऑफेंसेस को एबेट करने के बाद भी कमिट नहीं हुआ, तो वो पनिशेबल है मतलब एबेटमेंट ऑफ दोज ऑफेंसेस आर पनिशेबल अंडर सेक्शन 116। 115 अगेन दो अलग अलग कंडीशंस बताते हैं कि अगर ऐसे ऑफेंसेस का एबेटमेंट हुआ और ऑफेंस एक्चुअल ऑफेंस जो एबेट हुआ है वो कमिट नहीं हुआ, लेकिन उस ऑफेंस को कमिट करने के प्रयास में अगर हर्ट या इंजुरी कॉज हुआ है, तो ऐसे में जो एबेटमेंट ऑफ ऑफेंस के लिए पनिशमेंट होगा वो 14 ईयर्स का होगा, और कोई भी इंजुरी कॉज नहीं हुआ है तो ऐसे केस में मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स का होगा। ये आपका 115 है। 116 देखिए, जो लेस ग्रेव ऑफेंसेस की बात करता है, मीन्स ऐसे ऑफेंसेस जो जिसमें इम्प्रिजनमेंट हो एक्सेप्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और ऐसे ऑफेंसेस का एबेटमेंट हुआ है पर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है। ऐसे केसेस में ऐसे एबेटमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है कि अगर ये एबेटमेंट ऑफ ऑफेंस यानी पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया गया है, तो ऐसे केस में जो पनिशमेंट होगा वो हाफ ऑफ द पनिशमेंट फॉर ऑफेंस होगा, या फाइन होगा, या दोनों होंगे। जबकि एक नॉर्मल पर्सन यानी कि अदर देन पब्लिक सर्वेंट, उसने अगर एबेटमेंट ऑफ सच ऑफेंसेस किया है तो उसको 1/4 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस होगा, या फाइन होगा या बोथ होगा। तो ये आपका दोनों सेक्शंस 115 एंड 116 बताया मैंने। नेक्स्ट आइए, मतलब अभी तक हमने देखा 107, 108, 109, 114, 115 एंड 116। अब हम लोग देखेंगे 110 से लेके 113 तक। तो नेक्स्ट जो सेक्शन है 110, ये एक अगर आप 110 को देखेंगे तो ये इसमें जो प्रोविजंस कवर किया गया है ये ऑलरेडी सेक्शन 10 के सेकंड पार्ट से कवर्ड है, और ये सिमिलर है एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 108। एक बार 110 को पढ़ते हैं, फिर हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ सेक्शन 08 प्लस इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 100 देखेंगे। तो 110 बोलता है whoever abates the commission of an offense shall, if the person abated does the act with different intention or knowledge। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है डिफरेंट नॉलेज और इंटेंशन, from that of the abater, be punished with the punishment provided for the offense which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abater and with no other। मतलब क्या हुआ कि जैसे ए ने इंस्टिगेट किया बी को, बी आइदर पर्सन बिलो 7 ईयर्स है या लुनाटिक है, तो ऐसे केस में ए का नॉलेज और या इंटेंशन बी के नॉलेज या इंटेंशन से डिफर करेगा। ठीक है,
तो ऐसे केस में भी ये विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ एबेटमेंट। तो ये ऑलरेडी हमारा कवर्ड है सेकेंड पार्ट ऑफ सेक्शन 108। देखिए सेकेंड पार्ट मैंने यहाँ रिप्रोड्यूस किया है। द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of abator। तो ये ऑलरेडी 108 में कवर था, लेकिन इसको और एक्सप्लिसिट बनाने के लिए अलग से सेक्शन 110 दिया गया। अभी मैंने सेक्शन 10 का प्रोविजंस पढ़ा, अब देखिए एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 108, आपको दोनों में बहुत सिमिलरिटी मिलेगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन एबेटेड मीन्स जिस पर्सन को एबेट किया गया, जो एक्चुअल ऑफेंस कमिट कर रहा है। It is not necessary that the person abated should be capable by law of committing an offense or that he should have the same guilty intention or knowledge। देखिए यहाँ सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज, और यहाँ डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज। मतलब यहाँ बोल रहा है कि दोनों का जो एबेटर और पर्सन एबेटेड का सेम गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, और यहाँ बोल रहा है कि दोनों का डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज है। तो सिमिलरिटी है as that of the abator or any guilty intention or knowledge। तो 110 जो है एक तरह से आपको 108 को और अधिक क्लैरिफाई करता है। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन 111, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें क्या होता है कि सपोज ए ने बी को एक ऑफेंस के लिए, ऑफेंस 1 के लिए एबेट किया, और बी ने या तो ऑफेंस 2 कमिट किया या दोनों कमिट किया। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये ही है आपका 101 में। अब देखिए अगर ए ने बी को ऑफेंस 1 के लिए एबेट किया और बी ने ऑफेंस 2 कमिट किया, सिर्फ 2, 1 को कमिट नहीं किया, तो ऐसे में देखेंगे कि ऑफेंस 2 अगर ऑफेंस 1 का प्रोबेबल कंसिक्वेंस है तो ए विल बी लायबल फॉर एबेटमेंट ऑफ ऑफेंस 2। ठीक है, ये पहला सिचुएशन हुआ। मतलब ए ने बी को एबेट किया ऑफेंस 1 कमिट करने के लिए, बी ने ऑफेंस 1 कमिट ना करके ऑफेंस 2 कमिट किया। तो ऐसे में देखेंगे कि अगर ऑफेंस 2 जो है वो प्रोबेबल कंसिक्वेंस ऑफ ऑफेंस 1 है तो ये विल बी लायबल फॉर द एबेटमेंट ऑफ ऑफेंस 2। सेकेंड सिचुएशन है कि ए ने बी को एबेट किया टू कमिट द ऑफेंस 1, तो बी ने ऑफेंस 1 भी कमिट किया, ऑफेंस बी भी कमिट किया, और ऑफेंस 1 इंटू ऑफेंस 1 के लिए एबेट किया था, बी ने ऑफेंस 1 और 2 दोनों कमिट किया, और ऑफेंस 2 जो है वो प्रोबेबल कंसिक्वेंस ऑफ ऑफेंस 1 है। तो ऐसे में ये जो लायबल होगा वो ऑफेंस 1 के एबेटमेंट के लिए भी लायबल होगा और ऑफेंस बी के एबेटमेंट के लिए भी लायबल होगा। थर्ड सिचुएशन है कि ए ने बी को ऑफेंस 1 के लिए एबेट किया, लेकिन बी ने ऑफेंस 2 कमिट किया, 1 को कमिट नहीं किया, 2 को कमिट किया, 1 को नहीं कमिट किया। और जो ऑफेंस 2 है ये प्रोबेबल कंसिक्वेंस ऑफ ऑफेंस 1 नहीं है, तो ऐसे में बी विल नॉट बी लायबल फॉर द एबेटमेंट ऑफ ऑफेंस 2, but he will be liable for the abatement of offense 1 under section 115 or 114। देखिए एक बार इस डायग्राम को मैं फिर से समझाता हूं, शायद आपको और बेटर क्लियर होगा। ये ने बी को ऑफेंस 1 कमिट करने के लिए एबेट किया, तो ये एबेट किया, तो और बी ने ऑफेंस 2 कमिट किया। ठीक है, तो पहले केस में ऑफेंस 1 कमिट नहीं किया लेकिन इसका एबेटमेंट किया था, तो ये जो पनिशमेंट होगा वो 115 या 116 में होगा,
और ये सेकंड ऑफेंस कमिट किया है अगर प्रोबेबल कंसिक्वेंस है ऑफेंस 1 का, तो यहाँ पे ये पनिशमेंट जो होगा वो 109 या 114 में होगा। सेकंड सिचुएशन है एबेटमेंट ऑफ ऑफेंस 1 किया तो बी ने एबेटमेंट ऑफ ऑफेंस 1 भी किया, सॉरी कमिटमेंट ऑफ ऑफेंस 1 भी कमिट किया, ऑफेंस 2 भी कमिट किया। तो दोनों केसेस में 109 या 114 में यहाँ पे लायबल होगा, और अगर ये प्रोबेबल कंसिक्वेंस है तो 109 या 114 दोनों में लायबल होगा। थर्ड सिचुएशन है ऑफेंस 1 के लिए एबेट किया पर उसने नहीं किया और ऑफेंस 2 कमिट किया, तो ऑफेंस 1 के एबेटमेंट के लिए लायबल होगा और ये पनिशेबल होगा सेक्शन 115 या 116 में, और ये प्रोबेबल कंसिक्वेंस नहीं था तो इस ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा। देखिए इसका इलस्ट्रेशन, ये इंस्टिगेट ये चाइल्ड टू पुट पॉइजन इनटू द फूड ऑफ जेड and gives him poison for that purpose. The child, in consequence of the instigation, by mistake puts the poison into the food of Y, which is by the side of that of Z. Here, if the child was acting under the influence of age instigation and the act done was under the circumstances as a probable consequence of the abatement, A is liable in the same manner and to the same extent as if he had instigated the child to put the poison into the food of Y. देखिए कह क्या रहा है, ए ने एक चाइल्ड को इंस्टिगेट किया कि वो जाके जेड का फूड में पॉइजन डाल दे। जेड के साथ वाई बैठा हुआ था, तो जो चाइल्ड है वो इन इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्टिगेशन जाता है और जेड के फूड में पॉइजन ना डाल के वाई के फूड में पॉइजन डाल देता है जो साइड। तो ये प्रोबेबल कंसिक्वेंस था क्योंकि जेड और वाई साथ साथ बैठे थे, सी को कंफ्यूजन हुआ कि किसके फूड में डालना है, तो इसका ये प्रोबेबल कंसिक्वेंस होगा और उसने जेड की जगह वाई के फूड में पॉइजन डाल दिया, तो ए विल बी लायबल फॉर द एबेटमेंट ऑफ मर्डर। ये इवन सेक्शन 301 के अंडर भी लायबिलिटी बन जाती है, जिसको हम लोग ट्रांसफर ऑफ मेलिस बोलते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, ये इंस्टिगेट्स बी टू बर्न जेज हाउस, बी सेट्स फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी देयर। ये दो गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस इज नॉट गिल्टी ऑफ अबेटिंग द थेफ्ट, फॉर द थेफ्ट वाज ए डिस्टिंक्ट एक्ट एंड नॉट ए प्रोबेबल कंसिक्वेंस ऑफ द बर्निंग। अभी मैंने आपको समझाया था, ये ने बी को इंस्टिगेट किया टू सेट फायर, यानी कि सेट फायर को मैं ऑफेंस 1 बोलता हूं, और बी ने क्या कमिट किया, थेफ्ट कमिट किया, जिसको मैं ऑफेंस 2 बोलता हूं। तो ऑफेंस 1 का प्रोबेबल कंसिक्वेंस 2 नहीं होगा, बर्निंग ऑफ हाउस का कंसिक्वेंस प्रोबेबल कंसिक्वेंस थेफ्ट नहीं होगा। तो ऐसे केस में ये जो है वो लायबल होगा अबेटमेंट फॉर बर्निंग द हाउस बट नॉट फॉर कमिटिंग द थेफ्ट। अगला देखिए इलस्ट्रेशन सी, ये इंस्टिगेट्स बी एंड सी टू ब्रेक इनटू एन इनहैबिटेड हाउस एट मिडनाइट फॉर द पर्पस ऑफ रॉबरी and provides them with arms for that purpose. B and C breaks into the house and being resisted by Z, one of the inmates murdered Z. Here, if that murder was the probable consequence of the abatement, A is liable to the punishment provided for murder. मतलब A ने B and C को इंस्टिगेट किया और प्लस उन्हें आर्म्स प्रोवाइड किया कि जाओ Z के घर में रॉबरी करो, ठीक है। अब बी और सी गए तो जेड रजिस्ट किया रॉबरी से, तो इसमें बी या सी ने किसी ने भी जेड का मर्डर कर दिया, तो ये प्रोबेबल कंसिक्वेंस अगर माना जाए होगा ही क्योंकि आर्म सप्लाई कर रहा है, तो ऐसे में ये विल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर मर्डर। और जैसे मैंने पहले बताया था कि अबेटमेंट
ऑफ एन ऑफेंस अगर कहीं नहीं दिया रखा है तो उसके लिए जो पनिशमेंट ड्राइव होगा वो ऑफेंस अबेटेड से ही ड्राइव होगा। अब आइए देखते हैं सेक्शन 112, अबेटर व्हेन लायबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। जो सेक्शन 112 है, देखिए ये बोलता है कि इफ द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लायबल अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन is committed in addition to the act abated and constitute a distinct offense, the abater is liable to punishment for each of the offense। जो मैंने एग्जांपल दिया था कि ए ने बी एंड सी को हार्म सप्लाई किया और इंस्टिगेट किया कि जेड के हाउस में जाके रॉबरी कमिट करें, तो बी और सी जाते हैं रॉबरी कमिट करने के लिए, तो ये रॉबरी तो कमिट करते ही हैं, इसके साथ ही जेड का मर्डर कर देते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोबेबल कंसिक्वेंस नहीं होगा होने के बाद भी ये जो है वो लायबल होगा दोनों एक्ट के लिए, रॉबरी एंड मर्डर ऑफ जेड के लिए। एक इसका इलस्ट्रेशन देखिए, ज्यादा क्लियर होगा। ये इंस्टिगेट बी टू रजिस्ट बाय फोर्स ये डिस्ट्रेस मेड बाय पब्लिक सर्वेंट। डिस्ट्रेस मीन्स होता है किसी अटैचमेंट को, किसी प्रॉपर्टी को अटैच करना। तो बी इन कंसिक्वेंस रजिस्ट दैट डिस्ट्रेस, इन ऑफरिंग द रेजिस्टेंस बी voluntarily causes grievous hurt to the officer executing the distress, as B has committed both the offense of resisting the distress and the offense of voluntarily causing grievous hurt. B is liable to punishment for both these offenses, and if A knew that B was likely voluntarily to cause grievous hurt in resisting the distress, A will also be liable to punishment for each of the offense। ये जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल से समझाया कुछ कुछ वैसा ही है कि देखिए, ये ने बी को कहा कि सी एक पब्लिक ऑफिसर है, वो आ रहा है कोई डिस्ट्रेस एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो उसको रजिस्ट करना है कि डिस्ट्रेस ना करे, और ये जब बी सी को रजिस्ट कर रहा है उस दौरान सी को इसने वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया, तो बी दो ऑफेंसेस के लिए लायबल होगा। पहला टू रजिस्ट द एग्जीक्यूशन और दूसरा वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू द ऑफिसर। और ये लायबल होगा अगर उसे पता होगा कि ड्यूरिंग रेजिस्टेंस बी जो है वो सी को इंजुरी कॉज कर सकता है, तो ये लायबल होगा दोनों ऑफेंसेस के अबेटमेंट के लिए। नेक्स्ट जो है सेक्शन 113, ये बात करता है कि अगर एक ऑफेंस अबेट किया जा रहा हो और उस ऑफेंस का कोई और इफेक्ट निकल रहा हो, तो ऐसे में अबेटर जो है वो फाइनल ऑफेंस जो कंसिक्वेंस ऑफ द ऑफेंस होगा उसके लिए लायबल होगा। इसको इलस्ट्रेशन से देखिए, ये इंस्टिगेट करता है बी को टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जेड। ठीक है, तो बी जो है वो जेड को ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है, लेकिन इस ग्रीवियस हर्ट से जेड की डेथ हो जाती है, तो ये विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट फॉर मर्डर। उसका पनिशमेंट जो होगा वो मर्डर का होगा। तो इस तरह से मैंने आपको सेक्शन 107 से लेके 116 तक बताया। 117 से 120 आप खुद पढ़ें, अगर कहीं कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट करें, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।